नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। अचीवर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान, है ना। हम क्या पढ़ेंगे? भारत के राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय उद्यान कहते किसको हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल पार्क, एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसे किसी भी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित किया गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा जंगल का क्षेत्र जिसको शासन क्या है, संरक्षित करके रखती है, उसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। भारत में 500 से अधिक अभ्यारण्य हैं, जिन्हें वन्य जीवन अभ्यारण्य भी कहा जाता है। अब देखिए, अभ्यारण्य आ गया एक शब्द और एक आ गया राष्ट्रीय उद्यान। तो अभ्यारण्य क्या होता है? छोटे छोटे क्षेत्र क्षेत्र जो कि एक निम्न स्तर पर सरकार के द्वारा उनको संरक्षण किया जा रहा है, वो कहलाते हैं अभ्यारण्य। और जब वही क्या होता है, बड़ी स्तर पे और सरकार क्या होती है, अधिक सुरक्षा या अधिक ध्यान देती है उनकी तरफ, तो वो कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो कई राष्ट्रीय उद्यान पहले वन्य जीवन अभ्यारण्य ही थे। इस लेख में हम भारत के सबसे बड़े 10 बड़े राष्ट्रीय उद्यान के नाम, उनके स्थान तथा क्षेत्रफल जैसे उन तथ्यों पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित किया गया हो। भारत में 500 से अधिक अभ्यारण्य हैं, जिन्हें वन्य जीवन अभ्यारण्य भी कहा जाता है। कई राष्ट्रीय उद्यान पहले जीवन अभ्यारण्य थे ही। कुछ वन्य जीवन अभ्यारण्य अपनी कुछ मुख्य प्रजातियों के कारण, प्राणी प्रजातियों के कारण क्या हो गए हैं, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में बदल गए हैं। तो जैसे कि दोस्तों इसके आगे हम देखते हैं कि येलो स्टोन नेशनल पार्क विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ना। येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1872 में अमेरिकी राष्ट्रपति उलिसिस एस ग्रांट द्वारा हस्ताक्षरित कानून के माध्यम से स्थापित किया गया था, है ना। फिर आता है हेली नेशनल पार्क। तो हेली नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका निर्माण 1936 में हुआ था, जिसे अब जिम कॉर्बेट के राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो वह था हेली नेशनल पार्क, और उसका वर्तमान नाम क्या है? जिम कॉर्बेट, जो कब बना था? 1936 में। फिर यहाँ पे दोस्तों हम आज भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर जो भी मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा बिहार के राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए दोस्तों, बिहार की भूमि बहुत ही उज्जवल भूमि है। वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो बिहार के राष्ट्रीय उद्यान है नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य, नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य। देखिए, हम केवल न सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे बल्कि अभ्यारण्य भी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि अभ्यारण्य जो होता है वो कहीं ना कहीं आगे जा करके राष्ट्रीय उद्यान बन जाता है। तो नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य, नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य, वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन आश्रय प्रणाली। डॉल्फिन के नाम से याद आया होगा, तो डॉल्फिन क्या है? डॉल्फिन, हमारी जो गंगा डॉल्फिन है, वो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसके बाद क्या आता है? गौतम बुद्ध के बाद भीमबाद, विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन आश्रयणी, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य, बरैला झील पक्षी आश्रयणी, कैमूर वन्य प्राणी आश्रयणी। तो ये है बिहार के राष्ट्रीय उद्यान या प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य, हम कह सकते हैं, दोनों मिक्स हैं इसमें। फिर आता है अपना राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। तो राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान देखिए दोस्तों कौन कौन से हैं। तो राजस्थान में कौन कौन सा है? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है ये, और ये अक्सर पूछे जाते हैं। और सभी प्रश्नों में ये अभी पूछा गया था, अभी पुलिस का जो पेपर हुआ था उसमें भी ये चीज पूछा गया था, है ना, कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा, वो राजस्थान में है। फिर आता है मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान। तो मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, वो कहाँ पे है? वो भी हमारा राजस्थान में है। उसके बाद दोस्तों देखिए आता है हमारा मुकिंद्रा मुकिंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? मुकिंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो यह कहाँ है? यह भी हमारा राजस्थान में है। फिर आता है घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, यह भी हमारा राजस्थान में है। और फिर आता है माउंट आबू वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य, यह भी हमारा कहाँ है? राजस्थान में। फिर दोस्तों अगला आता है हमारा मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय उद्यान। तो जैसा हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, है ना। तो ये राष्ट्रीय उद्यान के नाम देखिए, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम कान्हा किस लिए है। फिर है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, और फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान, पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, फिर है मंडला फोसिल राष्ट्रीय उद्यान, फिर है रातापानी अभ्यारण्य, फिर है हमारे पास राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। इसके बाद आता है सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क जो है, देखिए यहाँ पे एक टीप भी लिखी हुई है कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क जो है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में।
फिर आते हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश के। तो अरुणाचल प्रदेश में जो मुख्य हैं वो दो हैं, एक का नाम है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरे का नाम है पखुई राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? पखुई। एक का नाम है नामदफा और दूसरे का नाम क्या है? पखुई। फिर आता है हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ देखिए हरियाणा में भी बहुत ज्यादा नहीं है, दो हैं, एक का नाम है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरे का नाम है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। फिर हमारा आता है उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। तो उत्तर प्रदेश में जो हमें मुख्य रूप से वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और फिर है हमारा चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। कौन सा? चंद्रप्रभा। इसके अलावा छोटे छोटे और जैसे पीलीभीत वगैरह हो गया, तो ये इन सभी जगहों पर क्या किया गया है, छोटे छोटे उद्यान बनाए गए हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान के दर्जा प्राप्त है वो है दुधवा और चंद्रप्रभा। फिर आता है झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। तो झारखंड में बितला राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग अभ्यारण्य और धीमा राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन सा? बितला, हजारीबाग और धीमा। फिर आता है मणिपुर के राष्ट्रीय उद्यान। तो मणिपुर में हमारे हैं केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन सा? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। फिर आते हैं हमारे सिक्किम के राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। देखिए सिक्किम में मुख्य है, एक का नाम है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरे का नाम है त्रिपुरा का राष्ट्रीय उद्यान, है ना। फिर है क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। क्लाउडेड लेपर्ड, देखिए नाम क्या है, क्लाउडेड, बादल से घिरा हुआ, लेपर्ड तेंदुआ। फिर आते हैं तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान। तो तमिलनाडु में देखिए गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान, है ना, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार है यहाँ पे। फिर आता है इंदिरा गांधी या अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, फिर आता है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, और फिर आता है प्लानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों? प्लानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। फिर आता है मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा भी और यहाँ पे है गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, नेल्लई राष्ट्रीय उद्यान और प्लाइंट राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों प्लाइंट, कैलीमार, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के थे हमारे? तो ये सब राष्ट्रीय उद्यान हमारे थे तमिलनाडु के। फिर आता है उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान। तो उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान है हमारे भीतरकनिका, सिमलीपाल, नंदन कानन और चिल्का झील अभ्यारण्य। चिल्का झील अभी कुछ दिन पहले साथ हमने अपने वीडियो में बताया था कि चिल्का झील ही वो झील है जो कि उल्का पिंड के टकराने से बनी हुई थी, है ना। तो चिल्का झील अभ्यारण्य भी है। तो उड़ीसा के ये चार हैं, जिसमें सिमलीपाल और चिल्का झील अभ्यारण्य का सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों आता है हमारा मिजोरम के राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ देखते चलिए। देखिए ये जो वीडियोस हैं ये आपके काम के तभी हैं जब आप इनको दो चार बार देखें, या एक बार देखने के बाद दूसरी बार इसको देखने के साथ साथ ही नोट्स बनाते चलें। मैं तो कहता हूं दोस्तों कि जो भी वीडियो आप देखते हैं उसको सामने रख दीजिए और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, और जो जो यहाँ पे हम बताते जाते हैं या जो आपकी आंखों के सामने आपको दिखता जा रहा है उसको तुरंत नोट करते जाइए। अगर इस प्रकार से करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। चलिए मिजोरम के राष्ट्रीय उद्यान। तो मिजोरम में आता है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान और डाम्फा अभ्यारण्य, है ना। कौन कौन सा है? मुरलेन, फवंगपुई और डाम्फा, ये मिजोरम के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है। फिर आता है जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर जो कि भारत का शहर है, यहाँ पे है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। सलीम अली जो थे पक्षी प्रेमी के नाम से जाना जाता है इनको, है ना। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ के हैं दोस्तों? तो ये है जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान। फिर आते हैं हमारे पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिएगा पश्चिम बंगाल के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। तो पश्चिम बंगाल के हमारे हैं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ का टाइगर जो है विश्व प्रसिद्ध होता है, इसी को हम बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं, है ना दोस्तों। दुनिया में सबसे ताकतवर जो शेर है वो यही है। फिर आता है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, फिर है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, इसके बाद है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, फिर है सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान और फिर आता है नेओरा वैली, है ना। तो ये हमारे पश्चिम बंगाल के थे। अब हम पढ़ेंगे असम के राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। तो असम में देखिए एक है मानस, फिर है काजीरंगा। काजीरंगा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है ना, यही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। तो काजीरंगा, फिर है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, फिर है राजीव गांधी औरांग राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा है डिब्रूगढ़ साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान। डिब्रूगढ़ का नाम अगर सुने हो तो भारत में सबसे पहले जो तेल शोधन का कुआं खोदा गया था वो डिब्रूगढ़ में ही खोदा गया था, असम में। फिर आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान देखिए दोस्तों। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विज्ञान पार्क, राजीव गांधी रामेश्वरम राजीव राष्ट्रीय उद्यान, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, नागार्जुन सागर या श्री सैलम राष्ट्रीय उद्यान, फिर है पुलिकट झील राष्ट्रीय अभ्यारण्य या पुलिकट झील अभ्यारण्य। तो ये हो गए हमारे आंध्र प्रदेश के। फिर आते हैं तेलंगाना के दोस्तों, जो कि नया बन चुका है। यहाँ पे है कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कासु ब्रह्मानंदी राष्ट्रीय रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। फिर है मुग्रावनी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? मुग्रावनी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इसके बाद आता है हमारे महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान। तो महाराष्ट्र में क्या है? बोरीवली, इसी को हम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। फिर है चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, फिर है तदोबा राष्ट्रीय उद्यान, और इसके बाद आता है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, और गुगामल के बाद आता है नवागांव राष्ट्रीय उद्यान, और फिर आता है मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? मेलघाट।
फिर है अंडमान निकोबार के राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, तो ये देखिए अंडमान निकोबार में है सैडल पीक, फिर है महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, फिर है कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान और साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। ये तो कम ही है दोस्तों, कहना चाहिए जो अपना अंडमान निकोबार है, ऐसा माना जाता है कि वहां पे लगभग 29 राष्ट्र छोटे बड़े राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य हैं। कितने? 29, सबसे ज्यादा। लेकिन यहाँ पे हम मुख्य राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर है हमारा हिमाचल प्रदेश की राष्ट्रीय उद्यान, तो ये पहला अपना पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, फिर है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, फिर है रोहल्ला राष्ट्रीय उद्यान, फिर हमारा आता है खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? खीरगंगा। इसको उद्यान इंद्री किला राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। फिर है सिकरी देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन कौन से थे? पिन वैली, ग्रेट हिमालय, रोहिल्ला, खीरगंगा और सिकरी देवी। फिर आता है गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान। देखिए दोस्तों, जो है एक बार पढ़ने के बाद दोबारा तिबारा चार बार, कम से कम 5 बार अगर इसको हम रिवाइज करेंगे तो वो चीज हमको याद, हमारे दिमाग में बैठ जाएगी। और मेरा मानना है कि हमको किसी चीज को याद नहीं करना है, क्योंकि याद करने का अपोजिट होता है भूलना। लेकिन अगर हम कोई चीज समझ में आ गई तो वो दोबारा कैसे भुलाओगे? समझने का अपोजिट थोड़ी होता है भुलाना, है ना दोस्तों? तो वही है कि मेरा मानना है कि आप याद नहीं कीजिए, उसको समझिए, क्योंकि याद करने का अपोजिट भुलाना है और वो भूलेगा। जो चीज़ हमने याद किया है वो भूलेगा एक दिन एक दिन, लेकिन जो चीज़ हमारी समझ में आ गई वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। तो हमें इसको समझना है, और समझने के लिए क्या करना है? केवल और केवल इसको एक बार लिखना है। अगर हमने इसको लिख लिया अपनी कॉपी में, तो एक बार लिखते समय हमारी आंखों से भी दिखता है और मुंह से हमने पढ़ दिया तो वो घूम के हमारे कानों से भी दिमाग तक पहुंच गई, तो वो हमको दिमाग को समझ में आ जाएगी कि हाँ अब इसको समझना। कहते नहीं है कि 2-4 बार बता दो समझ में आ जाएगा। 2-4 बार बताने से याद भी तो होता है, तो समझना ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस चीज को हमको भूलना नहीं है कभी। फिर आता है गुजरात के, तो गुजरात में देखिए दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान है ना? गिर यहाँ के जो शेर हैं, कहना चाहिए एशियाई शेर, सिंह, सिंह के रहने का स्थान है गिर, है ना? फिर आता है मैरीन, कच्छ की खाड़ी का राष्ट्रीय उद्यान, फिर है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, फिर उसके बाद आता है वसंदा, वंसदा, वंसदा, है ना? फिर आता है अपना जंगली गधा अभ्यारण्य। कौन सा है दोस्तों? जंगली गधा अभ्यारण्य। इसके बाद आता है उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए जिम कार्बेट अभी हमने पढ़ा था, यह भारत का पहला, इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों इसका पहले नाम क्या था। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। देखिए तो उत्तराखंड में क्या है? जिम कार्बेट है, फिर है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फिर है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फिर है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है आपका? तो मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जैसलमेर में। तो मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के जैसलमेर शहर के थार मरुस्थल में स्थित है ना? दुनिया में जो मरुस्थल होते हैं उनके अलग अलग नाम रखा जाता है, भारत के मरुस्थल का नाम क्या है? थार। तो यह थार रेगिस्तान और उसके समृद्ध वन पशुओं के पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण है। उद्यान का अधिकांश भाग नमक की झीलों की तलहटी और कटीली झाड़ियों से भरा हुआ है ना? कहाँ का? मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान की अधिकतर भूमि बंजर है, यहाँ पे कुछ भी खेती वगैरह नहीं होती है। डायनासोर के 60 लाख वर्ष पुराने जीवाश्म भी यहीं पाए जाए गए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना? डायनासोर के जो जीवाश्म सबसे ज्यादा कहाँ पाए गए हैं? तो मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में पाए गए हैं। फिर है मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को देखने के लिए सुदश्री जंगल पोस्ट सबसे अच्छी जगह है। कौन सा? सुदश्री, है ना? ये है सुदश्री आपका। और फिर राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है। कौन सा? मरुभूमि। उद्यान का कम से कम 20% हिस्सा रेत के टीलों से घिरा हुआ है, जिसमें पत्थर, पेवमेंट व छोटे छोटे नमक के तालाब और स्थायी रेत के टीले शामिल हैं। 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला यह राष्ट्रीय उद्यान मरुभूमि की वनस्पति, रेतीले भूभाग और वन्य जीवों के लिए विख्यात है। जैसलमेर जिले में 1900 वर्ग किलोमीटर तथा बाड़मेर जिले में 1262 वर्ग किलोमीटर, है ना? ये 2 जिलों में पड़ता है, जैसलमेर और बाड़मेर में। और दोनों जिलों का लगभग 4.33, है ना, भाग लिया हुआ है। राजस्थान प्रदेश की मरुभूमि का 2.1% तथा भारतवर्ष के थार मरुस्थल का 1.6% है। कितना कितना है दोस्तों? तो जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है? 4.33%। किसका? राजस्थान का। मरुभूमि का 2.1% और थार के मरुस्थल का 1.6%। मतलब अगर 100% है तो उसमें से 1.6% यह है। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियां एवं प्राणी बहुमूल्य धरोहर है। यह बड़ी छिपकलियों की विशिष्ट प्रजातियां, बिच्छू एवं सांपों आदि के लिए प्रसिद्ध है। अनूठी वनस्पतियों और पशुओं की विभिन्न प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ पर पशुओं को देखने का सबसे उत्तम स्थान सुदूसी वन चौकी, अभी इसके जस्ट पहले ही पढ़ा है। इस राष्ट्रीय उद्यान में राजबाग,
झील, मलिक तालाब झील और पदम तालाब झील प्रमुख है। फिर आता है दोस्तों, तो ये कौन सा था हमारा, मरुस्थल, है ना, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान। अब आता है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। तो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य गुजरात राज्य पश्चिम मध्य भारत में स्थित है। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है जो एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जूनागढ़ नगर से 60 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में शुष्क झाड़ीदार पर्वतीय क्षेत्र में स्थित इस उद्यान का क्षेत्रफल लगभग 1295 वर्ग किलोमीटर। कितना दोस्तों, 1295। कहाँ से है, जूनागढ़ नगर से 60 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में। इसके बाद दोस्तों क्या आता है हमारा, तो यहाँ की वनस्पति में सागौन, साल और ढाक, है ना, जिसको अपन यहाँ छूला बोल देते हैं, और ढाक, ब्यूटिया फ्रोडोंसा जैसे पर्णपाती वृक्षों सहित कांटेदार जंगल भी शामिल हैं। गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 में एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षण, अभी जैसा मैंने बताया था कि जो एशियाई सिंह होते हैं, बब्बर शेर होते हैं, वो दुनिया कहाँ पे हैं, गिर में है। तो यहाँ पे उनके लिए बनाया गया था 1965 में। तो एशियाई सिंहों के बचे हुए समूह, सबसे बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करने के लिए किसको बनाया गया था, ये अपना गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 में इसको अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया गया था। स्थापना के बाद से यहाँ सैकड़ों एशियाई सिंहों का जन्म हो चुका है। यहाँ आगंतुकों को सुरक्षित गाड़ियों में निर्देशित यात्रा के जरिए सिंह दिखाई जाते हैं। यहाँ के अन्य प्राणियों में तेंदुआ, है ना, कौन सा दोस्तों, तेंदुआ, जंगली सुअर, चित्तीदार हिरण, नीलगाय, चौसिंगा हिरण और चिंकारा, ये सभी और मिलते हैं। इस क्षेत्र के मध्य में स्थित विशाल जलाशय में कुछ मगरमच्छ भी हैं। यहाँ पे एक जलाशय पाया जाता है, बड़ा सा तालाब भी है जिसमें मगरमच्छ भी हैं। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान में तुलसी श्याम झरने के पास भगवान कृष्ण का एक छोटा सा मंदिर है। कौन सा मंदिर है यहाँ पे, तुलसी श्याम झरने के पास भगवान कृष्ण का छोटा सा मंदिर है। ये है गिर राष्ट्रीय उद्यान। फिर आता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह मुख्यतः एक बाघ अभ्यारण्य है ना। 2051.74 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये जो अभ्यारण्य है, ये कैसा है, बाघ अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य का मूल्यांकन एशिया के सबसे अच्छे उद्यान में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, एशिया के सबसे अच्छे उद्यान में। कान्हा अभ्यारण्य में घास के मैदान, साल के पेड़ और बांस के जंगल वन्य जीव के लिए मानो स्वर्ग है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ का मुक्त संचार है जो अभ्यारण्य के उद्देश्य को सफल साबित करता है। अर्थात यहाँ बाघ का मुक्त संचार मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बाघ खुले में घूमते हैं। इस अभ्यारण्य में दुर्लभ बारहसिंगा भी पाया जाता है जो पूरे विश्व में कहीं नहीं पाया जाता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या ऐसा बारहसिंगा पाया जाता है जो पूरी दुनिया में नहीं पाया जाता है। और यहाँ पे पक्षियों की भी 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। ये है मुख्य विशेषता कान्हा किसली की। फिर है जीजा माता उद्यान महाराष्ट्र। जीजा माता उद्यान महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित चिड़ियाघर और बगीचा है। क्या है, चिड़ियाघर बगीचा। जीजा माता उद्यान में वानस्पतिक और प्राणी विज्ञान से संबंधित बगीचा है। मुंबई के चिड़ियाघर विक्टोरिया गार्डन का नाम अब जीजा माता, देखिए भाई इसका पहले नाम क्या था, पुराना नाम था इसका विक्टोरिया गार्डन, अब क्या हो गया, जीजा माता उद्यान। क्या हो गया है, जीजा माता उद्यान। जीजा माता उद्यान में रोचक वनस्पतियों और जीवों का संग्रह है। जीजा माता उद्यान के अतिरिक्त स्थित संग्रहालय की इमारत ग्रेको रोमन शैली में किसमें बनी है, ग्रेको, या इसको ग्रीको रोमन शैली भी कहते हैं। जीजा माता उद्यान के प्रवेश द्वार पर बहुत अधिक संख्या में पत्थर से बने हाथी हैं जो बहुत ही खूबसूरत है। कहाँ पे है भाई, इस पत्थर से बने हाथी हैं। फिर आता है ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, यह महाराष्ट्र के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। यह चंद्रपुर शहर में स्थित है। कहाँ है, चंद्रपुर। और चंद्रपुर शहर से 45 किलोमीटर दूरी पर है। टीस और बांस के पेड़ इस उद्यान की सुंदरता, टीस का पेड़ और बांस का पेड़, है ना। यह जो राष्ट्रीय उद्यान है यह कान्हा किसली के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और कान्हा किसली से कहते हैं थोड़ा बहुत जुड़ा भी हुआ है ना। इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, तेंदुए, सांवर, हिरन, वाइल्ड बोर, भेड़िए, गोर, चीतल, नीलगाय, दलदली मगरमच्छ और अनेक जल पक्षियों का घर माना जाता है। नवंबर से जून का महीना यहाँ आने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यहाँ उद्यान में ठहरने के लिए रेस्ट हाउस की उचित व्यवस्था है ना, जीजा माता में। फिर आता है पोरबंदर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात। पोरबंदर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात राज्य के पोरबंदर के बीचों बीच स्थित है। यह अभ्यारण्य 9 एकड़ में फैला है। पोरबंदर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य, कैसा है, गुजरात का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है। इस पक्षी अभ्यारण्य पर न केवल ताजे पानी की झील है बल्कि यह अभ्यारण्य कई निवासी और प्रवासी पक्षियों का घर भी है। पोरबंदर पक्षी अभ्यारण्य पर आपको मुर्गे, मुर्गियां, फ्लेमिंगो, सारस, बतख सभी प्रकार के पक्षी देखने को मिलेंगे, है ना, क्योंकि ये पक्षी अभ्यारण्य ही है और सबसे छोटा भी है। फिर आता है माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान।
तो माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य जो है ये राजस्थान के पश्चिमी जिले सिरोही के माउंट आबू की पर्वतमालाओं पे है। यह बहुत ही सुंदर और दर्शनीय है, जो कि 112 वर्ग किलोमीटर फैला है। कितना फैला हुआ दोस्तों? 112 वर्ग किलोमीटर में। अभयारण्य माउंट आबू का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह प्रसिद्ध अभयारण्य माउंट आबू रोड से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इस अभयारण्य में मुख्य रूप से तेंदुए, स्लोथ बियर, मोर, सांभर, चिंकारा, जंगली सुअर, नीलगाय, खरगोश, जंगली मुर्गा, तीतर और लंगूर पाए जाते हैं। 288 वर्ग किलोमीटर फैले इस अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1960 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पक्षियों की लगभग 250 और पौधों की 110 से भी ज्यादा प्रजातियां मिलती हैं। यह बहुत ही रुचिकर जगह है ना? पक्षियों में रुचि रखने वालों के लिए क्या है? बहुत ही रुचिकर जगह है, आदर्श जगह है। फिर है आपका गांधी सागर अभयारण्य मध्य प्रदेश। तो गांधी सागर अभयारण्य मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर जिले की उत्तरी सीमा पर है। यह अभयारण्य प्राकृतिक सुंदरता देखने और खोज करने वालों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। गांधी सागर अभयारण्य वर्ष 1974 में, कब दोस्तों? 1974 में सूचित किया गया था। और इसके बाद 1983 में भारत सरकार ने इसमें और क्षेत्र सम्मिलित कर लिया। तो इसका कुल एरिया कितना हो गया? 368.62 वर्ग किलोमीटर, है ना? यहाँ पे यह राजस्थान से लगा है और चंबल नदी जो है वो यहाँ पे सोने के सुहागा का काम करती है। चंबल नदी से लगा हुआ एरिया है। अभयारण्य के बीचों बीच से गुजरती है चंबल नदी, और यह नदी इस अभयारण्य को पश्चिमी पूर्वी दो भागों में बांटती है, जिसमें पश्चिमी भाग नीमच जिले में आता है और पूर्वी किस में आता है? मंदसौर में। मंदसौरी क्या है? मंदसौर भाई जो रावण थे, अपने रावण की ससुराल मानी जाती है, मंदोदरी का घर माना जाता है। गांधी सागर अभयारण्य आने वाले पर्यटकों के लिए निश्चित रूप से यहाँ देखने को बहुत कुछ मिलता है। फिर आता है आपका शेरगढ़ अभयारण्य राजस्थान। तो शेरगढ़ अभयारण्य 12 जिला राजस्थान में है, जिस जिले का शेरगढ़ शेरगढ़ वन अभ्यारण्य सर्वाधिक बाघों के लिए विख्यात है ना? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा बाघ कहाँ है? शेरगढ़ में, इसलिए नाम ही इसका शेरगढ़ रख दिए भाई। सन 1983 में इसको शेरगढ़ अभयारण्य का नाम देकर संरक्षित किया गया था। यह अभयारण्य मात्र 99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जिसमें वन और वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। आजकल बाघ तो जंगल में लुप्त हो गए, परंतु अब भी बघेरा, रीछ, लकड़बग्गा, चीतल, सांबर और अजगर यहाँ पे मिलते हैं। फिर है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड के देहरादून से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। यह देहरादून के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। पहले इस क्षेत्र में फैले जंगलों में 3 अभयारण्य थे। पहले का नाम था राजाजी, और दूसरे का नाम है मोतीचूर, तीसरे का नाम है चिल्ला। 1983 में तीनों को मिला के एक कर दिया गया, और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर इसका नाम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। 830 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में फैला राजाजी राष्ट्रीय उद्यान अपने यहाँ पाए जाने वाले हाथियों की संख्या के लिए जाना जाता है ना दोस्तों? यहाँ पे क्या है? हाथी सबसे ज्यादा है। फिर है इसके अलावा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में हिरण, चीते, सांबर और मोर भी पाए जाते हैं। और इस उद्यान में पक्षियों की लगभग 315 प्रजातियां पाई जाती है। कितनी दोस्तों? 315। फिर है कैला देवी वन्यजीव अभयारण्य करौली। तो कैला देवी वन्यजीव अभयारण्य करौली में स्थित है, जो राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। इस अभयारण्य में विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों को आसानी से देखा जा सकता है। ये वन्य जीव अभयारण्य 676.40 वर्ग किलोमीटर के एकड़ क्षेत्र में फैला है। और अभयारण्य के पश्चिमी किनारे पर बनास नदी बहती है। कौन सी दोस्तों? बनास नदी। जबकि दक्षिण पूर्व दिशा में चंबल नदी, मतलब चंबल और बनास के बीच में है ये। फिर है कैला देवी वन्यजीव अभयारण्य, जो कि कैला देवी मंदिर के नाम पर है। दर्शकों को प्रकृति के लिए एक सुंदर परिदृश्य प्रस्तुत करता है ना? किसके नाम पर है ये? कैला देवी के नाम पर है। इस अभयारण्य में चिंकारा, जंगली सुअर, सियार के अलावा बाघ, तेंदुआ, स्लॉथ, भालू, है ना, हाइना, भेड़िया और सांबर को आसानी से घूमते हुए देख सकते हैं। फिर आता है दोस्तों अपना संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में। फिर है महाराष्ट्र के शहर मुंबई में कई पर्यटन स्थल हैं, जिसमें से एक है संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को बोरीवली नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, जो मुंबई में बोरीवली उपनगर के आसपास स्थित है। इसको 1974 में सूचित किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? 1974 में। राष्ट्रीय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, ये सामान्यतः दर्शनीय स्थलों के कारण बड़े शहर का एक आकर्षण बन गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान में आने वाले कई प्रकार के जीव जंतु देख सकते हैं, जैसे कि चित्तीदार हिरण, ब्लैक नेप्ड हेयर, बार्किंग डियर, शाही, पाम सिवेट, माउस डियर, रिसोस मैकाक, बोनेट मैकाक, हनुमान लंगूर, पढ़ने वाली भारतीय लोमड़ी और सांभर, है ना? ये मुख्य रूप से है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान लगभग 38 सरीसृप प्रजातियां यहाँ पे, मतलब रेंगने वाली प्रजातियां भी पाई जाती है, वो भी 38, है ना? और पर्यटकों को तुलसी झील में घड़ियाल और पाइथन देखने को मिल सकता है। क्या क्या मिल सकता है दोस्तों? घड़ियाल और पाइथन भी मिल सकता है। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कोबरा, रसेल वाइपर, वेमूट वेट वाइपर और सिलोनी कैट, ये कई प्रकार के सांप भी यहाँ पे रहते हैं दोस्तों। तो ये है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ही सुंदर भी होगा और बहुत ही खतरनाक भी होगा।
फिर आता है सरिस्का सरिस्का। तो सरिस्का राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों पर 800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला सरिस्का मुख्य रूप से वन्य जीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? वन्य जीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व के लिए। इसके अलावा इस स्थान का ऐतिहासिक महत्व भी है। यह दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर और जयपुर से 107 किलोमीटर दूर है। सरिस्का में बने मंदिरों के अवशेषों में गौरवशाली अतीत की झलक दिखती है ना। यहाँ पे जो राजा महाराजा थे उनकी जो है कलाकृति यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर आता है, इसका उल्लेख ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के धर्म ग्रंथों में मिलता है। अर्थात ये जो सरिस्का जो जगह है यह पहले से ही बहुत ख्याति प्राप्त है। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान सरिस्का में आश्रय लिया था, है ना। जो पांडव थे, है ना, महाभारत काल के पांडव, उन्होंने क्या किया था, सरिस्का में रुके थे कुछ दिन के लिए। मध्यकाल में औरंगजेब ने अपने भाई को कैद करने के लिए कंकावड़ी किले का प्रयोग किया था। 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान यहाँ के अमीरों ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। 20वीं शताब्दी में महाराजा जयसिंह ने सरिस्का को संरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए अभियान चलाया और आजादी के बाद 1958 में भारत सरकार ने इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर दिया। 1979 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अधीन ले लिया गया। पहाड़ों और जंगलों से घिरा यह अभयारण्य स्तनधारी जानवरों, पक्षियों, सांपों, बाघों और तेंदुओं के लिए खास पहचान बनाता है। फिर आता है दोस्तों, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में पूरे साल सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर जाने का सबसे अच्छा अधिक समय जो है वो है जून से अक्टूबर तक। इस दौरान यहाँ पर जंगल के राजा को उनके परिवार के साथ घूमते हुए बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। फिर आता है अपना जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है दिल्ली से 240 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित एक दर्शनीय स्थल है। यह राष्ट्रीय अभयारण्य उत्तरांचल राज्य के नैनीताल में है ना। नैनीताल जो कि भाई हिल स्टेशन है, जिले में रामनगर शहर के निकट एक विशाल क्षेत्र को घेरकर बनाया गया है। यह गढ़वाल और कुमायूं के बीच रामगंगा नदी के किनारे है। किसके दोस्तों? रामगंगा नदी के किनारे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिम कार्बेट, है ना, देखिएगा भी। लगभग 1316 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस पार्क का मुख्यालय रामनगर में है और यहाँ से परमिट लेकर पर्यटक इस उद्यान में प्रवेश करते हैं। जब पर्यटक पूर्वी द्वार से उद्यान में प्रवेश करते हैं तो छोटे छोटे नदी नाले, साल के छायादार वृक्ष और फूल पौधों की एक अनजानी सी सुगंध उनका मन मोह लेती है और पर्यटक इस प्राकृतिक सुंदरता में सम्मोहित सा महसूस करता है। ताल छापर कृष्णमृग अभयारण्य राजस्थान। दोस्तों जिम कार्बेट का पुराना नाम अब हमें बताएंगे, इसके पहले इसका नाम क्या था, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर आता है ताल छापर कृष्णमृग अभयारण्य राजस्थान। यह राज्य के उत्तरी चुरू जिले में, देखिए नाम क्या है इसका, ताल छापर कृष्णमृग। कृष्णमृग मतलब काला हिरण। यह अभयारण्य चुरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे से 12 किलोमीटर की दूरी पर बीकानेर जयपुर राजमार्ग पर स्थित है। अभयारण्य 820 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और इस अभयारण्य में सिर्फ काले हिरण ही मिलते हैं जिनको 500 तक के झुंड में देखा जा सकता है ना। काले हिरण जो है, जिसके नाभि में कस्तूरी मृग पाया जाता है, कस्तूरी पाया जाता है, इसको कस्तूरी मृग भी कहते हैं। तो यह लगभग 500 के झुंड में होता है, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया है ना। फिर है पेरियार। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो ये है केरल में हमारे। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है। यह उद्यान 1040 से पेरियार नदी के परिक्षेत्र में स्थित है। पेरियार उद्यान को 1998 से हाथी संरक्षण परियोजना के अंतर्गत लाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह पेरियार, तो इसको देखेंगे हाथी संरक्षण कब से हुआ, 1998 से। और यह नदी परिक्षेत्र में स्थित कब से है, 1040 से। यहाँ नदी के गहरे जल में हाथी तैरने का अभ्यास भी करते हैं। नीलगाय, सांभर, भालू, चीता, तेंदुआ आदि जंगली जानवर भी यहाँ पाए जाते हैं। फिर है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत में वन्य जीवन की विविधता का बहुत बड़ा गढ़ है। इसकी स्थापना 1950 में की गई, जबकि टाइगर रिजर्व वर्ष 1978 में शुरू किया गया था। प्रभु की धरती कहे जाने वाले केरल के पश्चिमी तटों के, देखो क्या नाम है, पेरियार, प्रभु की धरती। इस इलाके को पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व भी कहा गया है। पेरियार उद्यान के बीचों बीच मन को आकर्षित करने वाली एक विलक्षण नयनाभिराम, नयनाभिराम दृश्य क्या, नयनों को प्रसन्न करने वाली झील है ना। और 1895 में पेरियार नदी पर बांध बनाकर निकाली गई थी यह झील। वैसे तो यह टाइगर रिजर्व है, लेकिन पर्यटक यहाँ झील में हाथियों की जल क्रीड़ा देखने की भी मजा लेते हैं या उसका भी लुत्फ उठाते हैं। फिर आता है हमारा सांता घाटी। तो सांता घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के केरल में है। सांता घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के केरल राज्य में स्थित देश का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। यह वन्य जीवों की संपन्नता काफी धनी है। इस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी, जंगली सुअर, लघु पुच्छ वानर, जिनके कहना चाहिए ऐसे वानर जिनकी पूंछें छोटी छोटी होती हैं, सांभर आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। यह उद्यान पर्यावरण तथा शोध का विषय, प्रमुख विषय रहा है ना। यहाँ पे शोध बहुत ज्यादा होते हैं पर्यावरण के लिए बारे में।
फिर है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। इस उद्यान को आमतौर पर सिर्फ फूलों की घाटी के नाम से संबोधित किया जाता है। फूलों की घाटी उद्यान 87.50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे 1982 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित रूप से विश्व धरोहर स्थल घोषित किए गए हैं। फूलों की घाटी स्थान उद्यान चामोली जिले के अंतिम बस अड्डे से 275 किलोमीटर दूर है। अब चामोली जिले आया है तो दोस्तों, तो जो हमारा चिपको आंदोलन चालू हुआ था वह हमारा चामोली जिले से ही चालू हुआ था, है ना। वहां से 275 किलोमीटर दूरी पर क्या है, फूलों की घाटी है। यहाँ से प्रवेश स्थल की दूरी 13 किलोमीटर है। उद्यान में आने वाले पर्यटक 3 किलोमीटर लंबी तथा आधा किलोमीटर चौड़ी फूलों की घाटी में घूम सकते हैं। फिर आता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नंदा देवी शिखर पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है। यह पार्क 1982 में राष्ट्रीय उद्यान बना। इस क्षेत्र के अंतर्गत फूलों की घाटी है, जहाँ किस्म किस्म के फूल भी हैं। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित रूप से विश्व धरोहर है। फिर आता है हमारा दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, है ना, राजस्थान में है यह। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है। यह उत्तर भारत के बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में गिना जाता है। 392 वर्ग किलोमीटर में फैले इस उद्यान को अधिक संख्या में बरगद के पेड़ दिखाई देते हैं। किसके दोस्तों, बरगद के पेड़। यह उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य अपनी खूबसूरती, विशाल परिक्षेत्र और बाघों की मौजूदगी के कारण विश्व प्रसिद्ध है। अभ्यारण्य के साथ साथ यहाँ का ऐतिहासिक दुर्ग भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और लंबे समय से यह राष्ट्रीय उद्यान और उसके नजदीक स्थित रणथंभौर दुर्ग पर्यटकों को विशेष रूप से प्रभावित कर रहा है। फिर आता है दोस्तों अपना क्या, भीतरकणिका अभ्यारण्य, है ना। तो भीतरकणिका अभ्यारण्य क्या है, तो भीतरकणिका अभ्यारण्य भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। भीतरकणिका अभ्यारण्य राज्य के तटीय भागों में फैला हुआ है और यह देश के प्रमुख अभ्यारण्यों में से एक है। इस अभ्यारण्य में बड़ी मात्रा में ओलाइव रिडले कछुए अंडे देने के लिए आते हैं ना। जो कछुए की प्रजाति है ओलाइव रिडले, वो सब अंडे देने के लिए आते हैं। भीतरकनिका अभ्यारण्य में खारे पानी के मगरमच्छों के दिखता है। यहाँ सफेद मगरमच्छ, भारतीय अजगर और काले पक्षी भी पाए जाते हैं। तो ये थे हमारे कुछ मुख्य अभ्यारण्य। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जैसे ये देखिए कि भारतीय वनों में से किसमें से बाघ विलीन हो गए हैं। तो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बाघ विलीन हो गए हैं। भारत के सभी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से 4 को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत जल तंत्र में मान्यता दी गई है। उनमें से कौन सा एक नहीं है दोस्तों, तो ये हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से कंचनजंगा नहीं है। फिर आता है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो दोस्तों चंद्रप्रभा कहाँ है, या उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा वहां पे और कौन सा है, दुधवा। फिर आता है किस राज्य में काजीरंगा वन्यजीव विहार स्थित है, तो दोस्तों इसका उत्तर क्या है, सी, मानस टाइगर सेंचुरी। फिर आता है रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो रणथंभौर भाई रण लड़ने वाले किसके लिए है, तो यह किसके लिए कहाँ पे है, यह है हमारा राजस्थान में। और कौन है यहाँ पे, बब्बर शेर रहता है। बब्बर शेर मतलब जिसको सिंह कहते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है, उत्तराखंड में। फिर आता है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों यह कहाँ पे है, कर्नाटक में है आपका। फिर आता है हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो अभी हमने पढ़ा था कि हाथी वहां पे रह करके क्या करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं, है ना। इसके अलावा और कहाँ पे है, तो नागरहोल में। नागरहोल में हमारा हाथी पाया जाता है, हाथी राष्ट्रीय उद्यान। फिर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो यह है मध्य प्रदेश में। और हम जैसा जानते हैं कि सबसे खूबसूरत है, यहाँ पे बाघ जो है वो खुले में विचरण करते हैं। फिर आता है हमारा मानस जीव वन्य अभ्यारण्य कहाँ है, तो मानस जी कहाँ पे है, अपने असम में है। कहाँ पे है, असम में। तो मानस जीव अभ्यारण्य असम में है। नोक्रेक जीव मंडल रिजर्व कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश, असोम, सिक्किम, मेघालय। तो ये कहाँ पे है, मेघालय में है। फिर है दाची गांव वन्य जीव अभ्यारण्य, निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है, तो दाची गांव कहाँ पे है दोस्तों, तो ये है जम्मू कश्मीर में। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है, तो प्रोजेक्ट टाइगर में कौन सा नहीं है, बांधवगढ़। अभी वैसे इसको कर दिया गया है प्रोजेक्ट टाइगर में। फिर है भारत में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो भारत में जो सबसे बड़ा रिजर्व अभ्यारण्य है वो कौन सा है, कार्बेट, या इसी को हम जिम कार्बेट भी कहते हैं। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य का चयन किया गया है, तो ये हमारा पालपुर कूनो, है ना। गिर के शेरों को रखने के लिए कहाँ पे, पालपुर कूनो, जो कि मध्य प्रदेश में है। फिर है केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ पे, तो केवलादेव कहाँ पे है, यह है भरतपुर राजस्थान में। यह पक्षियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। फिर है सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है, तो जो सरिस्का हमारा पक्षी विहार है, हमने फर्स्ट में ही पढ़ा है, यहाँ कहाँ पे स्थित है, यह है हमारा गुजरात में। कहाँ पे है, सॉरी, राजस्थान में।
ना सरिस्का कहाँ पे है? राजस्थान में। फिर आता है किस बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर है? तो यह है सरिस्का, है ना। सरिस्का बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ है? राजस्थान में। फिर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड में। इसका पुराना नाम क्या था? इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर आता है हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा कहाँ पे है दोस्तों? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा वो कहाँ है? देखिएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है ना। अभी हमने बताया दुधवा और चंद्रप्रभा दो है उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों ये हमारे मुख्य राष्ट्रीय उद्यान थे। हमें इन्हें पढ़ना है, लिखना है। लिखने के बाद इनको 2 बार रिवाइज करना है। और इसी प्रकार सभी प्रश्नों के लिए आप जुड़े रहिएगा अचीवर्स पॉइंट के साथ, गुरु सर के साथ। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ नया लेके आएंगे। दोस्तों जितना अधिक से अधिक हो सके इसको शेयर कीजिए, और लोगों को इस बात की सलाह मिलनी चाहिए कि हम इसको सब्सक्राइब करेंगे या इससे जुड़े रहेंगे तो हमें किस प्रकार की नई नई खबरें मिलती रहेंगी। जय